बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। जीवन चलने का नाम है। रुकते सांसों के साथ तो जिंदगी थम जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति हमेशा सफ़र में रहता है। हमारा जीवन एक सफ़र है जिसमें हम हमेशा चलते रहते हैं। तो ऐसे एक सफ़र की, एक यात्रा की कहानी व्यंग्य के माध्यम से हमारे समक्ष लेकर हमारे लेखक हरिशंकर परसाई उपस्थित हुए हैं। आज मैं कक्षा 8 पाठ संख्या 3 जिसका शीर्षक है बस की यात्रा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यंग्यकार है। हम इस पाठ को व्यंग्य विधा में पढ़ेंगे जिनसे हंसी के माध्यम से हंसी हंसी में हमें समाज में व्याप्त विकृतियाँ या कहूँ यातायात व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको उन्होंने उजागर किया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक कह रहा है कि हम 5 दोस्त थे, हम सब ने सोचा कि चलो शाम के 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर के बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन में मिला देती है। लेखक पन्ना से सतना के लिए जा रहा था। कह रहा पन्ना से इसी कंपनी की जो बस है वो सतना जाने के लिए घंटे भर के बाद मिलती है और जो जबलपुर से जो ट्रेन निकलती है उस ट्रेन के समय तक पहुंचा देगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। अब लेखक को जल्दी थी कि भाई घर भी इससे पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापस का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। कि इसी रास्ते से जाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि बाकी 2 लोग जो थे हमारे में से उनको सुबह ही काम पर भी जाना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते कि सफ़र दिन का सही रहता है, उजाला भी रहता है और हर हिसाब से रात्रि का सफ़र में थोड़ी दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। तो समझदार आदमी कहते हैं भाई जो समझदार होगा वो तो कभी भी शाम वाले समय से नहीं जाएगा, बस से नहीं जाएगा। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। अब पूछा भाई क्यों, डरने की क्या बात है, रात को क्या डाकू मिलते इस रास्ते से? बोलते नहीं भाई डाकू तो नहीं मिलते, बस डाकिन मिलती है। अभी जो डाकिन शब्द है वो यहाँ पर बस के लिए आया है और क्यों उसको कहा है तो ये हम इस पाठ को पढ़ के समझ जाएंगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक और उसके मित्र जब बस को देखते तो समझ जाते कि भाई ये डाकिन क्यों कहा था, क्योंकि उसको देखकर तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, आदर भाव उत्पन्न हो गया। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत बूढ़ी थी वो बस, इतनी पुरानी, इतनी जर्जर हो गई थी जिसको देख करके ऐसा लग रहा था मानो कोई मृत्यु के समीप जाने वाले कोई बूढ़ा हो। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से वो बस अपनी सेवा दे रही थी। उस सदियों तक अपनी सेवा देने के बाद अपने ऊपर कितने ही निशान लिए हुए वो थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पर व्यंग्य किया देखो कि लोग इसको कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस बात का असली मतलब ये है कि वो इतनी बस खराब हो गई थी कि उनको डर था कि इससे गए तो या तो रास्ते में बंद पड़ जाएगी या कहीं पर एक्सीडेंट हो जाएगा। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब ये तो ऐसी थी कि इसको पूजा घर में रख दो और इसकी पूजा करो, क्योंकि अब इससे कोई काम नहीं चल सकता। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि उस बस में कैसे हम जा सकते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब बस की जो कंपनी थी उसमें हिस्सेदार थे, वो व्यक्ति भी जिसकी बस थी वो भी उसी बस से जा रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? अब लेखक को आश्चर्य होगा, ऐसी बस खटारा बिल्कुल चलती भी है क्या? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बोलते वो हिस्सेदार बोलता है कि भाई चलती क्यों नहीं चलती, अभी देखना अभी चलेगी। तो लेखक कहता है कि भाई हम भी वही देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है कि धक्का मार के चलानी पड़ती है। तो कहते हैं और नहीं तो कैसे चलेगी भाई, अपने आप ही चलेगी ना बस। तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? अब लेखक बोले भाई ऐसी बस, ऐसी स्थिति कि एक उसका पूरे
दरवाजे कहीं जा रहे हैं, टायर कहीं जा रहा है, हिस्से पूरे अलग हो रहे हैं, बॉडी कहीं जा रही है बस की, ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मतलब अब बस की हालत देख करके लेखक और उसके मित्र लोग सोचने लगे कि वाकई इसमें सफ़र करना क्या सुविधाजनक होगा, क्या सुरक्षा की दृष्टि से सही है। वो सोच में पड़ गए। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। इतने में उनका एक मित्र था जो डॉक्टर था, वो कहते चलो कोई नहीं, बहुत अनुभव झेले इस बस ने, बहुत सफ़र करवाया लोगों को, अपन भी पहुंच जाएंगे। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है कि भाई नई नई अभी जो बसें चलनी आ रही है उससे तो बहुत ज़्यादा विश्वास करने योग्य, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब वो जो डॉक्टर मित्र है वो हंसते हुए कहते हैं कि भाई ये तो हमें बच्चे की तरह, अपने बच्चों की तरह उठा हुए गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। अब उस मित्र ने कहा तो बाकी सारे मित्र भी बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। कहते हमको कुछ और मित्र थे जो छोड़ने आए थे, वो ऐसे हमको देख रहे थे मानो हम इसके बाद कभी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जैसे आखिरी मुलाकात हो और वो आखिरी बार हमको विदा करने आए हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। वो कहते हैं कि वो जो मित्र छोड़ने आए थे उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे कि भाई जो आया है वो इस दुनिया में एक दिन जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, या चाहे फकीर हो। मतलब इस जीवन में जो जो पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कुछ मतलब प्रस्थान, इस दुनिया से जाने के लिए, इस दुनिया से प्रस्थान करने के लिए निमित्त, कारण चाहिए। कोई कहता है कि भाई उसकी तो बीमारी मतलब वो बीमार था और मर गया, किसी का एक्सीडेंट होता है तो मर जाता है, कोई इस वजह से मर गया, तो बाकी सारे तो कारण मात्र होते हैं। मृत्यु हर किसी की निश्चित है, शाश्वत है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब समय पर वाकई इंजन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और ऐसा स्टार्ट हुआ जैसे इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस ऐसे हिल रही थी, काँप रही थी, लग रहा था मानो पूरी बस ही इंजन हो। हम इंजन के भीतर बैठे हैं और लेखक कह रहा मेरे को तो ऐसा लग रहा था मानो मैं इंजन के अंदर बैठ गया हूँ। कांच बहुत कम बचे थे। अब बस की हालत बता रहे कि बस ऐसी थी जिसमें बहुत कम कांच बचे हुए थे, बचे मतलब शेष थे, जो बचे थे मतलब जो रह गए थे उनसे हमें बचना था। कांच पहले ही उस बस में कम थे और जो बच गए थे उनसे हमको बचने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो कभी भी टूट करके हम पर गिर सकते थे। यहाँ पर देखो, बचे और बचना है ना, एक ही शब्द, बचना, तो बचे पहला जो है उसका मतलब शेष, मतलब बाकी रह गए थे, और बाकी पीछे जो बचना लिखा उसका मतलब उनसे हमारी हिफाजत करनी थी, खुद की सुरक्षा करनी थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक ने जान लिया कि भाई कांच टूट सकता है, गिर सकता है, तो खिड़की से दूर होकर सरक कर बैठ गया। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और पूरी बस ऐसे कंपन कर रही थी मानो सीट के नीचे ही इंजन रख दिया हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कि बस इतनी पुरानी लग रही थी मानो 1920 से लेकर 1930 के समय में जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उस समय में ये जवान रही, मतलब तब नई नई चली होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। यहाँ पर देखो, असहयोग, असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। तो बस भी ऐसे चल रही थी मानो उसके सारे जितने अंग है वो भी उस बस से सहयोग की भावना नहीं रख रहे थे। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। कैसा लग रहा था, कोई भी एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाह रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अर्थात सीट भी हिल रही थी, जैसे ही ब्रेक मारते पूरी पूरी सीट खिसक के आगे चली जाती, वापस पूरी पूरी सीट पीछे चली। कभी लगता कि पूरी बस आगे जा रही है और सीट पीछे ही रह जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जैसे 8-10 मील चले, थोड़ी बस आगे गुजरी गई, सारे जितने भी भेदभाव थे वो मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। लेखक कह रहा है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे या सीट हम पर बैठी है, कि पूरी बस ऐसे हिल रही थी। एकाएक बस रुक गई। अचानक कुछ हुआ कि बस रुक गई। अब क्या कारण हुआ? मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब पहली बार बस रुकती है, जिसका कारण था कि बस के जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल भरकर उसे बगल में रखा। ड्राइवर क्या करता है, पूरी पेट्रोल का टैंक खाली करता है और उसको एक बाल्टी में डाल करके बगल में पास में रख देता है। नली डालकर इंजन में भेजने लगा, और नली लगा दी और इंजन से बाल्टी से इंजन में पेट्रोल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार
इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जिससे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब लेखक कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में तो बस कंपनी का जो हिस्सेदार भी बस में बैठा था वो इंजन को भी निकाल करके गोद में रख लेगा और उस जो नली थी उस नली से पेट्रोल धीरे धीरे उस इंजन में डालेगा, जैसे एक माँ छोटे बच्चे के मुंह में दूध की शीशी मतलब दूध पिलाती है उसको धीरे धीरे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक अब डर रहा था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो कह रहा इतना जो ये रास्ता था वो रास्ता बहुत ही हरियाली से युक्त था, बहुत ही सुंदर रास्ता था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। लेखक कह रहा मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि अभी बस ऐसी थी कि वो किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस दुर्घटना के डर से लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। जैसे एक पेड़ निकलता लेखक को डर लगता अब दूसरा पेड़ आ जाएगा। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जैसे झील देखी लेखक को लगा अब इसमें बस डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, फिर दोबारा बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। क्या पता क्या गड़बड़ी हुई कि फिर भी बहुत सारे ट्राई करता है लेकिन फिर भी उपाय तरकीब मतलब उपाय करता है लेकिन चलती नहीं है बस। सविनय आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस तो बिल्कुल मस्त है, शानदार है। बस ये तो संयोग की बात है। इत्तेफाक मतलब संयोग की बात है कि भाई आज गलती से दुर्भाग्यवश आज बंद हो गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब बस एक जगह रुक गई थी। क्षीण चांदनी मतलब हल्की हल्की रोशनी थी, हल्की हल्की चंद्रमा की किरणें की चांदनी फैली हुई थी और बस बड़ी दयनीय दया ऐसी लग रही थी। एक जगह रुकी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। ऐसा लग रहा था दिन भर मेहनत मजदूरी करके कोई बूढ़ी औरत थक करके किसी पेड़ के नीचे सोई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम आ रहे। लेकिन कह रहा है हमें खुद पर ही ग्लानि हो रही थी, बहुत ही क्षोभ हो रहा था कि हम ऐसी बेचारी बूढ़ी बस पर लद करके जबरदस्ती उस पर बैठ कर आए। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राण धनंत मतलब इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान मतलब जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब इसका अंतिम संस्कार जो है वो यहीं पर जंगल में हमको करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार। अब हिस्सेदार साहब को थोड़ा बहुत ज्ञान था तो उन्होंने इंजन खोला और इंजन में जो गड़बड़ी थी उसको दूर किया। मतलब दूसरी बार किस में प्रॉब्लम थी? इंजन में। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब बस और भी धीरे चलने लगी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। मतलब आगे की जो हेडलाइट्स थी वो भी मंद पड़ने लगी, बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांप की तरह वो रेंगते रेंगते धीरे धीरे जा रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था मानो पास से दूसरी गाड़ियाँ निकलती तो धीरे से सटक करके एक किनारे खड़ी हो जाती और दूसरी बसों को जाने देती, गाड़ियों को। और ऐसा लगता मानो कोई बूढ़ी औरत कह रही भाई बेटी तुम चली जाओ, अभी तो मेरी उम्र हो गई, मैं धीरे धीरे आऊँगी। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब जैसे एक पुलिया था, चढ़ावा आया था, वहाँ पर ऊपर बस चढ़ी रही थी कि एक टायर बैठ गया। पहली बार पेट्रोल की टंकी में छेद, दोबारा इंजन खराब होता, तीसरी बार हमारे टायर बैठ जाता। टायर फिस करके बैठ गया मतलब टायर पंचर हो गया। वो बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अब स्पीड बहुत कम थी, इस खातिर गिरी नहीं, रुक गई वो। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। अब लेखक कह रहा है मुझे उस हिस्सेदार पर श्रद्धा भाव हुआ, मतलब यहाँ पर कटाक्ष है कि उस पर गुस्सा है कि भाई पता है कि ऐसी बस है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है, जान को जोखिम है, फिर भी वो हिस्सेदार इसी बस में जाता है जान हथेली पर लेकर। मुहावरा है जिसका अर्थ है जान हथेली पर रखने का मतलब जोखिम लेकर, कि जोखिम में खुद को इतना ज़्यादा मुसीबत में डाल करके वो उस बस में सफर करते। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब ऐसा त्याग कि अपने जीवन का भी मोह नहीं है, ऐसी भावना बहुत कम लोगों में मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक कह रहा है भाई जो हिस्सेदार था उस आदमी का जो साहस है और बलिदान की त्याग की भावना उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए।
अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो वह देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते। लेखक कह रहा है कि अगर आज बस गिर जाती नाले में और हम सब मर जाते तो जो देवता है वो इस हिस्सेदार का ही स्वागत करते स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि इसको ये जानते हुए भी कि टायरों की हालत खराब है, फिर भी उसने टायर नहीं बदले और जिसके खातिर इतने सारे लोग मर गए, तो इन सारे लोगों की मृत्यु का कारण वह बनता। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। देखो कितना बड़ा व्यंग्य किया इसमें। क्या भगवान भी कहते हैं भाई ये ऐसा कंजूस व्यक्ति था कि जिसने मर गए तो मर जाए आदमी, लेकिन वो उस टायर उसने नहीं बदला। मतलब खुद की जान और दूसरों को भी जान एक टायर के बदले उसको देना मंजूर था, कि उसने किसी भी हालत में टायर नहीं बदला, भले इतने लोग मर गए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल ली। अब दूसरा उसके पास घिसा हुआ टायर पड़ा हुआ था, वो लगाया और बस चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक जान गया था कि भाई अब आज तो हम पन्ना पहुंचेंगे नहीं, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। आज क्या पन्ना कभी भी पहुंचेंगे इसकी उम्मीद भी लेखक ने छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कहता है कि पन्ना क्या कहीं पर भी कभी भी हम पहुंचेंगे नहीं। मतलब लेखक को लग रहा था आज तो मृत्यु निश्चित है। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना मतलब प्रस्थान कर जाना। कब तो लग रहा था ये बस सीधे हमको स्वर्ग में ही ले जाएगी। इसी पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, कि इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से, मतलब बहुत संतोष के साथ घर की तरह बैठ गए, ऐसे जैसे घर में बैठे हो। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। थोड़ी देर तक तो अब सबको चिंता हुई, लेकिन अब पता था बस में बैठना है, कहीं जाएंगे, सब हंसने मजाक करने लग गए। हरिशंकर परसाई जी ने इस बहुत ही उम्दा व्यंग्य के माध्यम से यातायात व्यवस्था में जो गड़बड़ियाँ होती है, कि जैसे गाड़ी और बस वहाँ बड़े बड़े जितने भी जो भी वाहन होते हैं, उनके मालिक अपने लाभ के लिए दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं। वो समय पर उसकी देखरेख नहीं करते, सर्विस नहीं करवाते, जिसकी वजह से बहुत बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और इन दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो इसी विद्रुपता को दिखाते हुए उन्होंने इस व्यंग्य के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा यातायातों को नियमों का भी पालन करना चाहिए तथा अपने वाहनों की अच्छे से देखरेख करनी चाहिए। समय पर उनके टायर बदलवाने चाहिए, सर्विसिंग करवानी चाहिए और अन्य भी जो भी वाहन संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें होती है उनका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। पाठ में आए हुए मुहावरों को संकलित करके उनको एक जगह अच्छे से लिख करके उनसे संबंधित नए वाक्य बनाइए और वाक्य निर्माण कीजिए। इसी के साथ यह व्यंग्य आज यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें तथा इसको दूसरे लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।